हेलो मेरे प्यारे छात्रों। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो इस वीडियो में मैं आज अध्याय 8 जो विज्ञान का सीरीज चल रहा है उसमें विज्ञान का चैप्टर 8 अनुवांशिकता को पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इससे पहले अगर आप 7 चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जा करके मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, इससे पहले वाला चैप्टर जो 7वां चैप्टर है उसमें मैंने अलैंगिक जनन को सिर्फ क्लियर किया हूँ और लैंगिक जनन को क्लियर नहीं कर पाया हूँ। तो उसका भी नोट्स मेरे पास तैयार हो चुका है, उसका भी वीडियो आगे मैं बना दूंगा। चलिए मैं वीडियो को शुरू कर लेता हूँ। और इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है अनुवांशिकता। तो अनुवांशिकता चैप्टर का नाम है, तो अनुवांशिकता पहले हम लोगों को समझ लेना जरूरी है कि अनुवांशिकता कहते किसको हैं। देखिए, तो हमारा है अनुवांशिकता जनन से उत्पन्न सभी व्यष्टि। इससे पहले वाला चैप्टर में हम लोग पढ़े थे क्या, जीव जनन कैसे करते हैं। तो उसमें हम लोग जनन के बारे में पढ़े थे कि किस प्रकार से जनन करते हैं और किन किन विधियों के द्वारा करते हैं। तो चाहे विधि कुछ भी हो, किसी भी विधि के द्वारा उत्पन्न हो, तो वही चीज बोल रहा है। जनन से उत्पन्न सभी व्यष्टि अपने जनक के समान होते हैं। ठीक है। संतति का आकार, प्रकार, आवाज, नाक, कान सभी समान होता है। ऐसा आनुवांशिकता के कारण होता है, परंतु कुछ विविधताएं भी पाई जाती है जो उसे दादा परदादा या नाना नानी से मेल खाता है। तो संतति में कुछ ऐसे भी विविधताएं पाई जाती है जो उसको अपने नाना से या अपने दादा से या अपने परदादा से मिला हुआ होता है। ठीक है, उसी को अनुवांशिकता कहते हैं। अनुवांशिकता के कारण ही पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का हस्तांतरण होता है। तो अनुवांशिकता के कारण ही क्या होता है, अगला पीढ़ी में उसके संतान का क्या रंग रूप होगा, क्या आवाज होगा, क्या नाक कान का आकार क्या होगा, ये सारे चीजें पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण का काम करता है, उसी को अनुवांशिकता कहते हैं। उसके बाद हमारा है स्टूडेंट अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न व्यष्टियों में अनुवांशिकता में आने वाला विविधता बहुत कम होता है। तो अलैंगिक जनन में हम लोगों ने क्लियर किया हूं कि अलैंगिक जनन में सिर्फ एकल जीव होता है, उसमें नर और मादा दो नहीं होते हैं। इसमें एकल जीव होता है और एकल जीव एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकता है। लेकिन अलैंगिक जनन से जितने भी व्यष्टि उत्पन्न होते हैं, ठीक है, उत्पन्न व्यष्टि जितने भी व्यष्टि उत्पन्न होते हैं सभी में अनुवांशिक गुण क्या होते हैं, अधिक समान होते हैं। ठीक है, विविधता बहुत ही कम होता है, वो अपने जनक के समान बहुत ही ज्यादा सिमिलर दिखते हैं। परंतु लैंगिक जनन जिसमें नर और मादा दोनों एक साथ में मिलते हैं और इंटरकोर्स करने के बाद में एक नया संतति बनता है, उसी को लैंगिक जनन कहते हैं। तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसमें जो भी विविधता होता है वो अलैंगिक जनन की अपेक्षा अधिक होता है, इसमें विविधता अधिक पाया जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे वंशागत लक्षण। तो अनुवांशिकता में ही हम लोग वंशागत लक्षण पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ट्रांसफर होता है। तो वंशागत लक्षण पूर्ण रूप से जनकों में दिखाई नहीं पड़ता या कभी कभी किसी पीढ़ी में छुप या विलुप्त हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट कि वंशागत लक्षण जो है वो अपने पुत्र में नहीं प्राप्त होता है या पुत्र में दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमारे पुत्र के पुत्र में वो चीज दिखाई देने लगता है। जो हमारा गुण था वो हमारे नाती पोता में भी दिखाई देने लगता है। तो यही जो है वंशागत लक्षण है। कभी कभी क्या होता है कि आने वाला पीढ़ी में लक्षण छुप जाते हैं या विलुप्त हो जाते हैं, लेकिन वह आने वाला और आगे वाला पीढ़ी में F3 या F4 पीढ़ी में वो फिर से दिखाई देने लगता है। जैसे किसी बच्चे का कर्णपाली पूरी तरह से जुड़ा होता है। तो बच्चे का कभी देखते होंगे कि कर्णपाली जो है, देखिए कर्णपाली का मैं फोटो बनाया हूं नीचे। तो ये जो कर्णपाली है या नीचे जो यहाँ पे जहाँ पे रिंग हम लोग पहनते हैं वो क्या होता है कि इसके साथ में सटा हुआ नहीं होता है, ये अलग होता है पूरी तरह से। और किसी किसी बच्चे में देखे होंगे कि ये पूरी तरह से सटा हुआ रहता है, डायरेक्ट इस प्रकार से होता है। तो इसी फोटो को मैं यहाँ पे दिखाया हूं कि ये है खुला कर्णपाली और ये है कर्णपाली का सटा होना। ठीक है, तो किसी किसी बच्चे में हम लोग देखते हैं, चलिए आगे पढ़ते हैं। किसी बच्चे का कर्णपाली पूरा तरह से जुड़ा होता है, लेकिन उसके माता पिता के कर्णपाली
नहीं जुड़े होते हैं। ठीक है, तो उसका माता पिता के कर्णपाली, माता पिता दोनों के किसी का भी कर्णपाली जुड़ा हुआ नहीं होता है, लेकिन उसका कर्णपाली क्या होता है, बच्चा का जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट, आगे पढ़ते हैं, यह दर्शाता है कि उसके पूर्वजों में कभी कर्णपाली किसी का जुड़ा हुआ होगा। तो उसके पूर्वज जितने भी दादा परदादा नाना नानी किसी का कर्णपाली जो है जुड़ा हुआ होगा, वह अभी अभी दिखाई पड़ रहा है। यह लक्षण वंशागति लक्षण का उदाहरण है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किसी पीढ़ी में क्या होता है, लक्षण छुप जाते हैं लेकिन अगले पीढ़ी में वह दिखाई देने लगते हैं फिर से। तो इसी पर हमारे एक बहुत ही महान वैज्ञानिक है मेंडल, जिन्होंने वंशागत लक्षण को अच्छे से समझाया है और अपने लैब में प्रैक्टिकल करके भी बताया है और हम लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो मेंडल के अनुसार लक्षणों का वंशागत के नियम आज हम लोग पढ़ेंगे। तो मानव में लक्षणों की वंशागति का नियम माता एवं पिता दोनों के समान मात्रा में अनुवंशिक गुण शिशु में हस्तांतरित करते हैं। तो मानव में क्या होता है कि समान मात्रा में माता और पिता दोनों क्या करते हैं, अपने पुत्र में, अपने व्यष्टि में, अपने संतति में अनुवंशिक गुणों को हस्तांतरण करते हैं। शिशु का प्रत्येक गुण माता पिता के डीएनए से प्रभावित हो सकते हैं। जितने भी गुण शिशु में होते हैं वो अपने माता पिता से मिले हुए होते हैं या प्रभावित होते हैं, परंतु माता पिता में जिसका गुण अधिक प्रभावी होता है उसका गुण अधिक परिलक्षित होता है। कहने का मतलब है कि अगर पिता का गुण ज्यादा प्रभावी हुआ तो वो क्या होता है कि शिशु में, बच्चे में अधिक मात्रा में पिता का गुण दिखाई देगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि माता का गुण वहां पे दिखाई नहीं दे रहा है तो वो नहीं दिखाई दे रहा है। वह क्या है, वो अगला पीढ़ी में आने वाला, उसके पुत्र के पुत्र वाला में वो माता का लक्षण दिखाई दे सकता है। ठीक है, इसी चीज को हम लोग मेंडल के द्वारा जो मटर के पौधे और मटर के झुर्रीदार और गोल बीज में किया है उसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे। तो क्या होता है कि जिसका गुण अधिक प्रभावी होता है उसका गुण अधिक परिलक्षित होता है, परंतु जिसका गुण परिलक्षित कम होता है उसका अगली पीढ़ी के संतान में देखने को मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से। और ये हमारा कर्णपाली का जुड़ा हुआ वाला फोटो है। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट। तो देखिए हमारा है, मेंडल ने वंशागति के नियम को प्रदर्शित करने के लिए मटर के पौधे का उपयोग किया। ठीक है, मटर के पौधे का उपयोग किया था वंशागति नियम को प्रदर्शित करने के लिए। और किस प्रकार से किया था, तो देखिए मेंडल ने मटर के गोल एवं झुर्रीदार बीज तथा एक पौधा लिया। पौधा क्या लिया, प्रथम पीढ़ी में एक लंबा पौधा लिया तथा एक बौना पौधा लिया। ठीक है, एक पौधा लिया जिसका कद क्या था, एक लंबा था और एक बौना था। अब दोनों में स्वपरागन का क्रिया करवाया। अब स्वपरागन की क्रिया करवाने के बाद ये जो प्रथम पीढ़ी है उसको F1 नाम दिया। ठीक है, उसके बाद है, लेकिन प्रथम पीढ़ी में कोई भी पौधा बीज के ऊंचाई वाला नहीं था। मतलब कि कोई भी पौधा था, कोई भी पौधा ऐसा नहीं था जो बीज का ऊंचाई का हो, ना तो कोई ज्यादा लंबा हो ना ज्यादा छोटा हो, इस प्रकार का कोई भी पौधा नहीं था। तो प्रभावी लक्षण किसका था, लंबा का था। क्यों, क्योंकि प्रभावी लक्षण लंबा का था तभी तो सभी पौधे लंबे हो गए। ठीक है, अगर यदि प्रभावी लक्षण हमारा माता का होता या बौना पौधा का होता तो क्या होता, सारे के सारे पौधे बौने होते। अब अगला पीढ़ी की बात कर रहा है। अगला पीढ़ी में क्या होता है, प्रथम पीढ़ी से प्राप्त पौधे, जितने भी प्रथम पीढ़ी से प्राप्त पौधे हुए थे, देखिए मैं यहाँ पे समझाया हूं। एक उसने लंबा पौधा लिया और एक उसने बौना पौधा लिया। तो बौना पौधा का नाम दिया टीटी और लंबा पौधा का नाम दिया टीटी और बौना पौधा का नाम दिया छोटा टीटी। ठीक है, अब इसके दोनों के बीच में स्वपरागन की क्रिया करवाया। तो स्वपरागन की क्रिया करवाने के बाद जितने भी पौधे थे वो सारे के सारे क्या है, लंबे थे। सभी पौधे लंबे थे और उसमें समान मात्रा में दोनों पौधों के लक्षण यहाँ पे हैं। देखिए बड़ा टी छोटा टी, लेकिन पौधे क्या हुए, प्रभावी किसका लक्षण था, प्रभावी लक्षण हमारा लंबा पौधा वाला था, इसलिए सारे पौधे लंबे हो गए। अब हम अगले पीढ़ी में पढ़ते हैं। प्रथम पीढ़ी से प्राप्त दो लंबे पौधे को लिया, परंतु यहां पे लिखते हैं F2।
परंतु F2 द्वितीय पीढ़ी के सभी पौधे लंबे नहीं थे। द्वितीय पौधे के सभी पौधे लंबे नहीं थे, जबकि उन्होंने सभी के सभी पौधे लंबे लिए थे। ठीक है, उसके बावजूद भी क्या हुआ, सभी पौधे लंबे नहीं थे। उनमें से एक चौथाई संतति बौने पौधे थे। तो एक चौथाई संतति क्या थे, बौने पौधे के रूप में थे। तो ये जो एक चौथाई जो बौने पौधे के रूप में है, ये क्या हुआ, वंशागत लक्षण है, जो उसको प्रथम पीढ़ी से प्राप्त बौने पौधे से इसको मिला है। अर्थात बौना पौधा यह इंगित करता है कि वंशागत लक्षण F1 प्रथम पीढ़ी से प्राप्त हुआ, जो F2 पीढ़ी में परिलक्षित नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद वाले पीढ़ी में परिलक्षित हो गया। अतः लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले जीवों में किसी भी लक्षण की दो स्वरूप वंशागत होती है। ठीक है स्टूडेंट, अर्थात कहने का मतलब है कि लैंगिक जनन, पेड़ पौधे हमारे क्या करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दिया है, जो इससे 7 चैप्टर वाला, उसको भी आप मिस नहीं कीजिएगा। और इस वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा स्टूडेंट। चलिए मैं आगे समझाता हूँ। तो F2 पीढ़ी से जो यहाँ पे इससे प्राप्त हुआ था, इससे 2 लंबे पौधे को लिया, और दोनों लंबे पौधे लेने के बाद में क्या हुआ, एक चौथाई, मतलब कि 4 पौधों में से 3 पौधे लंबे और 1 पौधा बौना। इस प्रकार से फिर 3 पौधे लंबे, 1 पौधा बौना। इस प्रकार से एक चौथाई पौधा क्या था, हमारा बौना था। तो ये क्या हुआ, देखिए लंबा पौधा लंबा पौधा लंबा पौधा, एक बौना पौधा। तो ये जो बौना पौधा है, ये हमको F1 पीढ़ी से आनुवंशिक लक्षण दिखे हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। दूसरा प्रयोग हमारा मेंडल का जो था स्टूडेंट, दूसरा प्रयोग हमारा क्या था, एक ग्रीन और गोल बीज और एक येलो और झुर्रीदार बीज लिया था। इसके ऊपर भी सेम तरीके से उसी प्रकार से उसको पौधा लगाया। ठीक है, तो जो पौधे से जो प्राप्त दाना जो प्राप्त होते थे, वो क्या होते थे, आनुवंशिक लक्षणों को प्रदर्शित करते थे। किस प्रकार से करते थे, देखिए यहाँ पे मान चलिए ये हमारा RR छोटा YY, ये गोल हरे बीज हैं। उसके बाद ये जो हमारा है स्टूडेंट, झुर्रीदार पीले बीज हैं। ठीक है, इसको जब हम एक दूसरे के साथ में क्या करेंगे, अभी क्रिया करवाएंगे, या फिर उसको कह सकते हैं कि पौधा लगाएंगे और दोनों के बीच में स्वपरागन करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं स्वपरागन करवाएंगे। जब ये दोनों के बीच में स्वपरागन करवाएंगे, तो हमको जो बीज प्राप्त होगा वो किस कलर का होगा, न तो वो हरा होगा, ना वो झुर्रीदार होगा। वो किस प्रकार का होगा स्टूडेंट, देखिए ये जो हमारा ये जो है, इससे हमको क्या प्राप्त हो गया, इससे हमको गोल बीज प्राप्त हुआ। ठीक है, इस बीज से हमारा गोल बीज प्राप्त हुआ, लेकिन इसका लक्षण अपने संतति में क्या दिखा, पीला। बीज तो गोल था, लेकिन वह क्या था स्टूडेंट, पीला था। तो बीज प्राप्त हुआ है, क्या हुआ स्टूडेंट, गोल पीला बीज। अब इसी से गोल पीला बीज को ही 2-3 बीज ले लेते हैं और फिर से पौधा उगाएंगे और स्वपरागन कराएंगे। तो फिर से क्या होगा कि फिर गोल हरे बीज प्राप्त होंगे, कुछ झुर्रीदार पीले बीज प्राप्त होंगे, कुछ इसी प्रकार के गोल तो रहेंगे लेकिन झुर्रीदार नहीं होंगे, और पीले बीज रहेंगे। इस प्रकार से बहुत सारे बीज प्राप्त होंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप वहां स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं किस प्रकार से वो प्रयोग किया था। उसके बाद है मनुष्य में लिंग निर्धारण। तो चलिए, तो मनुष्य में लिंग निर्धारण पढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट VBI टॉपिक है, इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से समझिएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो लैंगिक जनन में भाग लेने वाले 2 एकल जीव, इसमें एकल जीव कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक नर होता है और एक मादा, यहाँ पे लिख देते हैं, एक नर और एक होता है मादा। इसमें 2 जीव होते हैं, 2 एकल जीव। ठीक है, किसी न किसी रूप से एक दूसरे से भिन्न होते हैं, और दोनों नर का शरीर का बनावट और मादा का शरीर का अंतरिम भाग का बनावट अलग होता है, किसी न किसी रूप से भिन्न होते हैं। लिंग निर्धारण के लिए अलग अलग स्पीसीज अलग अलग युक्ति अपनाते हैं। तो जितने भी लिंग का निर्धारण होता है,
अलग अलग स्पीशीज अलग अलग तरीके से निर्धारित करते हैं। कुछ जीव क्या करते हैं, वह अपना लिंग का निर्धारण वयस्क होने के बावजूद भी लिंग को क्या कर सकता है, बदल सकता है। तो चलिए मैं कुछ उदाहरण के लिए मैं ले लेता हूं। देखिए मेरा सबसे जो इंपॉर्टेंट और समझने वाला टॉपिक है कि कुछ प्राणी जो हैं जो अंडे देते हैं, सरीसृप सरीसृप जितने भी हैं सारे सारे अंडे देते हैं स्टूडेंट। तो अंडे देने वाले सरीसृप का लिंग का निर्धारण निषेचित अंडा, जो उसको जो अंडा जो वे छोड़ते हैं उस अंडा के उष्मन ताप पर निर्भर करता है कि संतति नर होगी या मादा। ठीक है स्टूडेंट। तो अलग अलग स्पीशीज अलग अलग तरीके अपनाते हैं लिंग निर्धारण के लिए। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो लिंग को बदल सकते हैं, उभय लिंगी होते हैं, जैसे घोंघा। घोंघा क्या होता है स्टूडेंट, उभय लिंगी होता है। तो ये तो हमारा VVI में है, 1 नंबर का क्वेश्चन में भी पूछता है। घोंघा क्या है स्टूडेंट, उभय लिंगी जीव है। तो उभय लिंगी प्राणी है जो अपना लिंग बदल सकते हैं। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि लिंग का निर्धारण आनुवंशिक नहीं होता है कुछ जीवों में। तो घोंघा में क्या होता है, लिंग का निर्धारण आनुवंशिक रूप से नहीं होता है, इसको अपने जनक से प्राप्त नहीं होता है। इसका शिशु जो है वो खुद से डिसाइड कर सकता है कि हमको नर है बनना है या मादा बनना है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य में लिंग निर्धारण। तो मनुष्य में लिंग का निर्धारण आनुवंशिक आधार पर होता है। मानव शरीर वंशागत जीन ही इस बात का निर्णय करते हैं कि संतति लड़का होगा या लड़की। जीन का अर्थ होता है गुणसूत्र। जीन का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट, गुणसूत्र होता है, जो माता पिता के गुणों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाता है। तो जीन क्या करता है, माता पिता के गुणों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाता है। इसकी संख्या 22 जोड़ी 44 होती है। ठीक है। अतः स्त्रियों में XX तथा पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं। ये गुणसूत्र का टाइप होता है। देखिए हम आगे पढ़ाते हैं। जो स्त्री वाला गुणसूत्र है ये हमारा पूर्ण रूप से युग्मक के रूप पूर्ण रूप से युग्म में पाए जाते हैं, लेकिन नर वाला गुणसूत्र है ये पूर्ण रूप से युग्म में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट। देखिए स्त्रियों में गुणसूत्र पूर्ण युग्म में होता है, जिसे X गुणसूत्र कहते हैं। मतलब कहने का है स्त्रियों के जो गुणसूत्र होते हैं वो XX ये पूर्ण रूप से युग्म में होते हैं। 22 का 22 जोड़ी जो है वो युग्म में होता है। उसके बाद हमारा पुरुष में क्या होता है, पुरुष में गुणसूत्र परिपूर्ण जोड़ा में नहीं होता है, जिसे X और Y कहते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। सभी बच्चे चाहे वह लड़का हो या लड़की अपनी माता से X गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। तो देखिए स्त्रियों के पास में जो हमारा गुणसूत्र होता है, स्त्री के पास में हमारा जो गुणसूत्र है वो हमारा X और X होता है। ठीक है स्टूडेंट। तो X और X होगा तो चाहे वह लड़का पैदा हो या लड़की, ठीक है, तो उसमें दोनों में से क्या है, जो माता से प्राप्त होगा वह हमेशा हमेशा X ही प्राप्त होगा। बच्चे का लिंग का निर्धारण पिता पर निर्भर करता है, पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है, X प्राप्त हुआ है या Y प्राप्त हुआ है। यदि बच्चा लड़की है तो वह पिता से X गुणसूत्र तथा बच्चा लड़का है तो पिता से Y गुणसूत्र प्राप्त करता है। देखिए मैं एक नर और मादा का मैं इस प्रकार से उदाहरण लिया हूं। देखिए ये हमारा क्या है, नर है, और नर में हमारा क्या होता है, युग्म में गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं, इसमें X और Y होता है। मादा में हमारा X और X होता है। गुणसूत्र इस प्रकार से इसका फोटो होता है, और मादा में अंडाशय होता है जो इस प्रकार से होता है। तो दोनों में जब निषेचन की क्रिया होती है तो निषेचन की क्रिया होने के बाद में जब मादा से हमारा X प्राप्त हो और जब नर से हमारा X प्राप्त हो और मादा से हमारा X प्राप्त हो तो X और X, तो XX किस में होता है, मादा में होता है। तो हमारा जो संतति का उत्पत्ति होगा वो हमारा मादा मतलब कि लड़की प्राप्त होगी। और अगर यदि पिता से हमारा Y, ठीक है, Y प्राप्त हो और मादा से हमारा X प्राप्त हो तो नर संतति प्राप्त होता है, जो कि हमको जो लड़का होता है। तो मानव में निर्धारण लिंग निर्धारण इस प्रकार से होता है स्टूडेंट। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करके
आप बता सकते हैं, या कुछ भी समझ में नहीं आया है तो उसको आप पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद स्टूडेंट।